हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा ऑनलाइन क्विज से संबंधित है। 19 जनवरी को कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में आधारशिला मॉड्यूल का ऑनलाइन पेपर का आयोजन किया गया है। इस पेपर में 50 मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, मिशन प्रेरणा ऑनलाइन क्विज एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही हैं। अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब इसका आयोजन की डेट आ जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम सभी जनपदों में होना है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य प्राप्त करने थे वो अब जनवरी 23 तक प्राप्त करने हैं। तो इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए और इस तरह के पेपर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो मिलती रहा करें। अगर इस प्रकार की वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इनमें शामिल हो सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशलों के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप में रिक्त स्थान है यहाँ पर के मूलाधार हैं। पहला ऑप्शन है विवेचना, दूसरा ऑप्शन परिपक्वता, तीसरा है फाउंडेशन लर्निंग और नंबर 4 पर है लर्निंग आउटकम। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है फाउंडेशन लर्निंग। प्रारंभिक स्तर पर भाषा और गणित के कौशल के विकास के लिए जो समस्त कार्य किए जाते हैं वो सब फाउंडेशन लर्निंग के मूलाधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम को इनमें से क्या नहीं कहते हैं? व्यवहारिक दक्षताएं, अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। तो साथियों, अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं, यह सब लर्निंग आउटकम के ही नाम हैं। इनमें से सही विकल्प है व्यवहारिक दक्षताएं, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, ERAC में C अक्षर क्या बताता है? साथियों, ERAC में E4 होता है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R का मतलब होता है रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, और A का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C4 होता है कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष या फिर समेकन। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, भाषाई एवं गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन का उल्लेख आधारशिला मॉड्यूल के किस भाग में किया गया है? पहला है छठे भाग में, तीसरे भाग में, पांचवें भाग में या फिर दूसरे भाग में। तो साथियों, आधारशिला मॉड्यूल के कुल मिलाकर 6 भाग हैं और भाषा और गणित का जो कौशल का आकलन और मूल्यांकन है इसका उल्लेख आधारशिला के 5वें भाग में किया गया है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से किस प्रकार का लर्निंग आउटकम विकसित किया गया है? फोकल लर्निंग आउटकम, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, उप लर्निंग आउटकम या फिर नेस्टेड लर्निंग आउटकम। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला प्रश्न, भाषा विकास का सही क्रम क्या है? ERAC, ELPS, LSRW, A and B बोथ। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ERAC भाषा विकास का क्रम नहीं है, ELPS भी नहीं है। ELPS गणित का क्रम है और ERAC जो है वो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उससे संबंधित होता है। LSRW इसमें सही विकल्प होगा, जहाँ पर L फॉर होता है लिसनिंग और S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग और W फॉर होता है राइटिंग, R फॉर रीडिंग। यानी कि L फॉर लिसनिंग मतलब पहले बच्चा सुनता है, स्पीकिंग यानी कि फिर वो बोलता है, फिर रीडिंग यानी कि फिर वो पढ़ता है,
और सबसे बाद में वो लिखता है। तो LSRW इसका सही क्रम होगा, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए कितने केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं? तो साथियों, प्रारंभिक लेवल पर भाषा के लिए 4 केंद्रिक लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना है। पहला विकल्प ध्वनि समझ, दूसरा है ध्वनि अभिव्यक्ति, नंबर 3 पर है यह दोनों, नंबर 4 ध्वनि जागरूकता। तो साथियों, जब बच्चा अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द को पढ़ता है या बोल पाता है तो इसे ध्वनि जागरूकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? पहला विकल्प है सोचने के लिए बातचीत, दूसरा है सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, नंबर 3 सुनी गई इन बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, खुले प्रश्न क्या होते हैं? क्या कौन मगर, यानी कि जिन प्रश्न में ये शब्द आते हैं क्या कौन मगर, वे होते हैं विकल्प नंबर 2 क्यों कैसे अगर, कब कहाँ किसका, 1 व 3 दोनों। तो इसका सही जवाब है खुले प्रश्न वे होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कैसे, अगर इस तरह के शब्द आते हैं, यानी कि इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व गणित में सीखने के क्रम में एस क्या प्रदर्शित करता है? भाषा व गणित में सीखने के क्रम में एस क्या प्रदर्शित करता है? तो साथियों, जो भाषा का क्रम है वो है LSRW, और वहाँ पर एस का मतलब होता है बोलना, स्पीकिंग, और गणित में है ELPS, वहाँ पर एस का है सिंबल यानी कि संकेत। तो इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 1 बोलना व संकेत। अगला प्रश्न, गणित सीखने और सिखाने के किस क्रम में छोटी और बड़ी संख्या का बोध कराते हैं? पहला विकल्प है 3, विकल्प नंबर 2 में है 2, तीसरे में 4 और 5 चौथे में है 1। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 4। भाषा गणित सीखने और सिखाने के किस क्रम में छोटी और बड़ी संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि चौथे नंबर पर हम इसका बोध कराते हैं। अगला प्रश्न, गणित में कौन सा कौशल विकसित नहीं होता है? गणित में कौन सा कौशल विकसित नहीं होता है? क्रमबद्धता, तर्क, संश्लेषण, अभिव्यक्ति। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ये कौन सा आउटकम है? लर्निंग, केंद्रिक, नेस्टेड, उप लर्निंग आउटकम। तो साथियों, ये केंद्रिक लर्निंग आउटकम है, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रिया है शून्य, गिनना, योग, समतुल्य। तो साथियों, जो गणित की मौलिक संक्रिया होती है वो है जोड़, घटा, गुना, भाग। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 योग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में रचनात्मक लेखन प्रवर्धन हेतु निम्न विषयों पर कार्य कराए जाने चाहिए। पहला है चित्रकला आधारित कार्य, परिवेशीय विषयों पर आधारित कार्य, डायरी, इंटरव्यू, पत्र लेखन एवं यात्रा विवरण कार्य। नंबर 4 पुरानी चीज़ों के संग्रहण कर संग्रहालय बनाने का कार्य। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 डायरी, इंटरव्यू, पत्र लेखन एवं यात्रा विवरण कार्य। अगला प्रश्न, भाषा में अर्थ का निर्माण, खाली स्थान है यहाँ पर, से होता है। कविता पाठ से होता है, सारांश से होता है, व्याकरण से होता है, संदर्भ से होता है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 भाषा में अर्थ का निर्माण व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न, गतिविधि चयन में
सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है? पाठ योजना, संदर्भ, बच्चों की सहभागिता, लर्निंग आउटकम। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, लर्निंग आउटकम। अगला प्रश्न, किसी पाठ पर चारों प्रकार की चर्चा जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशल, आत्मक, अनुप्रयोगात्मक से बच्चों में कौन सी दक्षता का प्रवर्धन होगा? पहला विकल्प है निबंधात्मक लेखन कौशल, दूसरा है रचनात्मक लेखन कौशल, नंबर 3 पर है शुभोपली के अंतर्गत सुनना व बोलना का कौशल, नंबर 4 सामयिक विषयों पर लेखन का कौशल का विकास। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, शुभोपली के अंतर्गत सुनना व बोलने का कौशल। अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने के आकलन का पोर्टफोलियो का प्रारूप दिया गया है। भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 1 में। तो साथियों, बच्चों में जो सीखने के आकलन का पोर्टफोलियो है वो आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 में दिया गया है। नंबर 21 क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है? अपने को श्रेष्ठ बताना, आत्मावलोकन एवं विश्लेषण करना, साथी शिक्षकों से प्रतिस्पर्धा करना, बच्चों से अपनी प्रशंसा करवाना। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, आत्मावलोकन एवं विश्लेषण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की कौन सी श्रेणियां हैं? भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण विधि, सामान्य शिक्षण और परिवेश अध्ययन शिक्षण विधि। नंबर 3 पर है दोनों में से कोई नहीं, नंबर 4 उक्त दोनों विकल्प क और ख। तो इसका सही जवाब है जो ऊपर के दोनों विकल्प हैं यही इसका सही जवाब होगा। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की जो श्रेणियां हैं वो हैं भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण विधि, सामान्य शिक्षण और परिवेश अध्ययन शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षण विधि के किस पहलू में शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना, छात्र प्रोफाइल एवं आकलन का रिकॉर्ड बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सीखना सुनिश्चित करने की पहल। इसमें अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। पहला है गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल, सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, नंबर 4 पर है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सीखना मानकों के 4 स्तरों में से शैक्षिक संप्राप्ति की दृष्टि से बढ़ता स्तर है? ABCD, CDBA, DCBA, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, DCBA। अगला प्रश्न है, विकास के अधिकारों में क्या शामिल है? शिक्षा का अधिकार, खेल, सूचना तक पहुंच, विचारों और धर्म की स्वतंत्रता, सभी। तो साथियों, विकास के अधिकारों में ये सभी शामिल होते हैं। शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, खेल का भी शामिल है, सूचनाओं तक पहुंच यह भी होना है, विचारों और धर्म की स्वतंत्रता यह भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन नहीं है? CSA कभी भी बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे CSA के बारे में कहानियां बनाते हैं, 2/3 बच्चों में यौन शोषण के कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लड़कों को CSA के लिए लड़कों के समान जोखिम है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, बच्चे CSA के विषय में कहानियां बनाते हैं। अगला प्रश्न, बोल भाई कितने, बोल बहना कितने गतिविधि किस गणितीय संक्रिया की है? जोड़, घटा, गुना, शून्य। सही जवाब विकल्प नंबर 1, यह गतिविधि जोड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, बच्चे घड़ी देखकर समय बताते हैं, यह कौन सा लर्निंग आउटकम है? तो साथियों, यह उप लर्निंग आउटकम है। गणित सीखने के कौन से क्रम में बच्चे तथा शिक्षक के मध्य बातचीत होती है? प्रथम, द्वितीय,
तृतीय और चतुर्थ। तो साथियों गणित सीखने का जो क्रम है वो है ELPS। ELPS से पहले बच्चा अनुभव करता है, फिर L4 यानी कि लैंग्वेज, यानी कि वहाँ पर बातचीत होती है। तो दूसरा क्रम है, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। बच्चे विलोम शब्द का लिखित प्रयोग कर लेते हैं, यह किस कक्षा की लर्निंग आउटकम के इंडिकेटर हैं? इसका सही जवाब है कक्षा 5। यह कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम का इंडिकेटर है। बच्चों में दशमलव की अवधारणा को विकसित करना किस कक्षा के लर्निंग आउटकम का लक्ष्य है? यह कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम लक्ष्य है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना के अंतर्गत भाषा में सभी वर्णों को लिख लेना किस सप्ताह का लक्ष्य होगा? 5वें सप्ताह का, तीसरे सप्ताह का, 6वें सप्ताह का या चौथे सप्ताह का? सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, 6वें सप्ताह का। इनमें से कौन सी गतिविधियों का प्रमुख प्रकार नहीं है? सामग्री आधारित गतिविधि, सृजनात्मक गतिविधि, ICT आधारित गतिविधि, मौखिक गतिविधि। तो साथियों इसमें जो गतिविधि 4 प्रकार की बताई गई हैं, सामग्री आधारित है, ICT आधारित है, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। तो इसमें जो सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर 2, सृजनात्मक गतिविधि, ये इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 6। तो साथियों शिक्षण योजना में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला तो है सीखने के आरंभ में, फिर सीखने के दौरान और फिर आता है सीखने के अंत में। तो ये 3 स्टेप होते हैं। सुनने बोलने वाली कितनी गतिविधियां हैं? 35, 55, 34, 40। तो मित्रों सुनने बोलने की जो गतिविधि है वो कुल मिलाकर आधारशिला मॉड्यूल में 40 दी गई हैं। गतिविधि निर्माण प्रक्रिया का चरण नहीं है, ERPC। गतिविधि निर्माण प्रक्रिया होती है ERAC। यहाँ पर P आ गया है तो ये इसका चरण नहीं होता है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने आसपास से विभिन्न पत्तियों संरचना के आधार पर हटाकर हर्बेरियम फाइल या कॉपी में लगाकर उसके नीचे पौधों का नाम लिख सकते हैं। उक्त दक्षता किस कक्षा की परिवेश अध्ययन की दक्षता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 5। तो साथियों ये कक्षा 4 की दक्षता है। अगला सवाल, बच्चे बाल संसद के गठन की प्रक्रिया में अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया को समझकर बता सकते हैं उक्त दक्षता किस कक्षा से वांछनीय है? ये कक्षा 4 से संबंधित दक्षता है, विकल्प नंबर 2। समूह में पूछी जा रही गतिविधि पहली प्रतियोगिता हिंदी शिक्षण के किस क्रम में से अवतरित है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। सही जवाब विकल्प नंबर 2, चिंतन। सावधिक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है, पहला विकल्प है कमियों को बताना, दूसरा है लर्निंग गैप को पहचान कर उन्हें दूर करना, तीसरा अंकों के आधार पर पास फेल करना, नंबर 4 सफलता या असफलता का पता लगाना। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, लर्निंग गैप को पहचान कर उन्हें दूर करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है? हर विषय के लिए लर्निंग आउटकम के सापेक्ष मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने का तरीका एवं साधन जटिल ना हो, नंबर 3 मूल्यांकन कक्षा में सहज अवलोकन से भी किया जा सकता है, नंबर 4 मूल्यांकन केवल वर्ष में एक बार ही किया जाना चाहिए। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, मूल्यांकन केवल वर्ष में एक बार ही किया जाना चाहिए, यह बिंदु इसमें आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, एक ही कक्षा में शिक्षक थोड़ा अभ्यास करा देने के बाद बच्चों द्वारा किए गए काम को आपस में ही जांचने का मौका देता रहता है, यह करना कहाँ तक उचित होगा? हर बार ऐसा करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए,
कभी कभी ऐसे मौके देने चाहिए, यह शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, ऐसे मौके कभी कभी देने चाहिए। अगला सवाल, बच्चों का मूल्यांकन किन किन के द्वारा किया जा सकता है? पहला विकल्प है शिक्षक, बच्चों, समुदाय व माता पिता के द्वारा, केवल शिक्षकों के द्वारा, केवल बच्चों के आकलन के द्वारा, केवल एसएमसी सदस्यों के द्वारा। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, शिक्षक, बच्चों, समुदाय व माता पिता के द्वारा। अगला प्रश्न, भाषाई गणितीय कौशलों में संपूर्ण कक्षा का कक्षावार विषयवार आकलन प्रपत्र की पूर्ति करना चाहिए। पहला विकल्प है मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक। सही जवाब होगा मासिक। भाषाई कौशलों की आकलन और मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना चाहिए। पहला विकल्प बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, संपूर्ण कक्षा के सीखने का रिकॉर्ड, उपरोक्त दोनों, केवल विकल्प क। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, उपरोक्त दोनों। बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है विषयगत गतिविधि आधारित, मौखिक एवं लिखित आधार पर, रचनात्मक कार्य देखकर, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की चक्रीय प्रक्रिया का सही क्रम है? साथियों, सीखने की जो चक्रीय प्रक्रिया है उसका क्रम है ERAC, यानी कि अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की कक्षा 1 एवं 2 भाषा की साप्ताहिक कार्य योजना के किस सप्ताह में पुस्तक खोलने के सही तरीके जानने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों, यह द्वितीय सप्ताह में रखा गया है कि जब द्वितीय सप्ताह आए तो बच्चों को किताब खोलने का सही तरीका उन्हें पता हो। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना के सप्ताह में 1 अंक की संख्या कक्षा 1-2 के लिए जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 6वें सप्ताह में, यानी कि सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 6वें सप्ताह में बच्चों को 1 अंक की संख्या जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों से बातचीत के दौरान किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए? कल्पना आधारित प्रश्न, प्रक्रिया आधारित प्रश्न, तर्क आधारित प्रश्न, उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्न। सही जवाब होगा जब बच्चों से बातचीत की जाती है तो उनसे कल्पना के आधारित प्रश्न भी पूछने चाहिए, प्रक्रिया आधारित प्रश्न भी पूछने चाहिए और तर्क आधारित प्रश्न भी पूछने चाहिए। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्न। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।